नमस्कार साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो 2018 का जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था एमपी का उसके सॉल्व के बारे में चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर रिलेट था। ये क्वेश्चन ये जो पेपर अच्छी तरह से सॉल्व करोगे तो सेम एज इट इज़ तो नहीं आएगा, लेकिन इसके जैसे कुछ क्वेश्चन बन गए तो आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। तो शुरुआत करें। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, अब तो 120 नंबर की केमिस्ट्री पूछी जाएगी, ये 100 नंबर का पेपर था उस टाइम पर। तो देखते हैं आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके फर्स्ट ग्रेड के पेपर के। आपका पहला क्वेश्चन जो है, NH3 का अपघटन एक गर्म प्लेटिनम सतह पर उच्च दाब पर शून्य कोटि गतिक का पालन करता है। इस अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर क्या होगी? इस अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर क्या होगी? ओके, तो यहाँ पर जो है कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस क्वेश्चन में। पहले तो जब भी आपके पास में कोई भी रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो, सनलाइट की प्रेजेंस में हो, तो वो क्या करोगे आप कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हुआ। दूसरा है, आपके सामने कई चीज़ें दे रखी है, सभी का जो है वेग स्थिरांक के मात्रक दे रखे हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इनके वेग स्थिरांक के मात्रक दे रखे। तो यहाँ का जो इसका सही ऑप्शन जो है ये वाला, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये है। आपका आंसर तो ये वाला सही ये हो गया। अब इसमें और भी क्लियर होंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक ये है प्रथम कोटि के लिए। द्वितीय कोटि के लिए कौन सा है भाई? द्वितीय कोटि के लिए ये वाला है। ठीक है, ये कुछ किसी का नहीं आ रहा है। तो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और शून्य कोटि के वेग स्थिरांक के मात्रक यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये वेग स्थिरांक की मात्रक निकालने के लिए सिंपल ट्रिक्स आपको मैं बताता हूं कि अभिक्रिया की दर समानुपाती होती है अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के। तो यहाँ पर अभिकारक लिखा जैसे कि, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ शून्य लिखूंगा और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा? के लिख दूंगा और ए की पावर क्या लिख दूंगा? 0। ठीक है, तो किसी मात्रा पर शून्य घातांक का मान क्या होता है? 1 होता है वैसे तो। और अभिक्रिया की दर के लिए अपन क्या लिखते हैं? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक यही आ जाएगा। क्या आएगा? मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड। इसी को आप क्या लिख सकते हो? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दूसरी बात है, अगर आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बात आए तो क्या लिखोगे? इसकी जगह घातांक 1 कर दोगे, तो ये लिखा मैंने मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यहाँ लिखोगे के, और जो है पदार्थ की मात्रा को किस में लिखते हैं अपन? मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, है ना? मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। एक ही आएगा यहाँ पर, यहाँ पे मोल प्रति लीटर लिख सकते थे अपन, है ना? कोई बात नहीं, चलो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा इसके लिए के, और ये सेकंड इनवर्स वेग स्थिरांक का मात्रक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ऐसे आपको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालना है। क्या लिखेंगे अपन? ध्यान से देखिएगा। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड के मोल प्रति लीटर और पावर में क्या लिखूँ? 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा वहाँ पर। तो ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, के सेकंड तो है ही यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दूँ मोल बटे लीटर। ओके, तो इसको ऊपर जब ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? के ऊपर ले जाऊंगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स। फिर क्या हो जाएगा? लीटर, और ये सेकंड इनवर्स। यही आ रहा ना? यही आ रहा है। और अगर तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बात करेंगे तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा मोल -2 और लीटर 2 लीटर 2, और क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स। ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ओके, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, सबके बारे में चर्चा कर ली अपनों ने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका तो वैसे सही ऑप्शन कौन सा था? डी वाला। NH3 का अपघटन एक गर्म पीटी सतह पर, प्लेटिनम सतह पर उच्च दाब पर शून्य कोटि गतिक का पालन करता है। इस अभिक्रिया के लिए विशिष्ट दर क्या होगा? ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो लेते रहना, कोई बात नहीं।
अगला क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। रीडिंग मारिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है पूछा गया है भाई साहब, अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण कारक K2Cr2O7 का समतुल्य भार क्या है। K2Cr2O7 का मोलर द्रव्यमान 294 AMU है। तो आपको निकालना है भैया यहाँ पे K2Cr2O7 का क्या निकालना है भाई, तुल्यांकी भार निकालना है ना। समतुल्य भार क्या होगा, तुल्यांकी भार निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते अपन K2Cr2O7 की। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो 2 इंटू +1 + 2x + 7 - 2 बराबर 0। 2x बराबर 7 दूनी 14 - 2x बराबर 12/2, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही 6, संयोजकता भी कह सकते हो यहाँ पर 6 + 6 आ रही है। तो यहाँ पर जो है आपको जो द्रव्यमान दे रखा है इसमें भाग दे दो, 6 का भाग दे दो, आपका जो है निकल के आ जाएगा, तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा कि K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार, K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार आपको निकालना है। निकाल लोगे भाई, 294 में भाग दे दो भैया, किसका भाग दे दो, 6 का भाग दे दो जल्दी से। तो 294 में 6 का भाग दोगे तो 49 आएगा। क्या आएगा, 49 आएगा। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या लिखेंगे, अणुभार बटे 6। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन सही आ रहा है इसका, ये वाला ऑप्शन 49, ए वाला ऑप्शन इसका जो है सही आएगा, करेक्ट आंसर ये आएगा। ओके, समझ में आ गया। अब इसकी जगह कोई दूसरी टाइप का भी हो क्वेश्चन तो भी वो कर सकते हैं, बस अपने को निकालना आना चाहिए क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तुल्यांकी भार निकालने के लिए अपन जो अणुभार में किससे डिवाइड कर देंगे, अणुभार को संयोजकता से डिवाइड कर देंगे, तो तुल्यांकी भार निकल के आ जाएगा। बेटा साथियों क्लियर यहाँ तक, बेटा जी मैं कहता हूँ वैसे जो 11th-12th के स्टूडेंट्स को। चलिए अगला है भाई, हाँ, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा पॉलीएस्टर है। ठीक है, पॉलीएस्टर एक रेशे है और इनसे क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। पॉलिस्टर के आजकल तो चलते नहीं है, लेकिन पहले टाइम में आते थे कपड़े जिनसे सल नहीं पड़ते थे। ओके, और इसका नाम जो डेक्रोन है, डेक्रोन को टेरिलीन भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है, इसी को टेरिलीन भी कहा जाता है, डेक्रोन या टेरिलीन। तो निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा पॉलीएस्टर वर्ग में आता है, तो भैया डेक्रोन आता है, डेक्रोन, है ना। पहले गांव में कहते थे टेरीगार्ड के कपड़े, वही पॉलिस्टर कहो या टेरीगार्ड कहो या डेक्रोन कहो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक संश्लेषित बहुलक है और यही क्या है, इसी को क्या कहते हैं, पॉलीएस्टर कहते हैं, पॉलीएस्टर कहते हैं। तो इनका क्लासिफिकेशन सभी का बहुलकों का से रिलेटेड अगर टॉपिक में है तो पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ के जाइएगा कौन से संघनन बहुलक है, मतलब कंडेंसेशन कौन से है, एडिशन पॉलीमर्स कौन से है। ओके, सारे क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ के जाना है आपको। तो पॉलीमर्स के उस टेबल से एक हाथ क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा। और ये जो बनता है डेक्रोन, किससे बनता है, टेरिथैलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकॉल, टेरिथैलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकॉल, इनके बहुलीकरण से क्या बनेगा भैया, डेक्रोन बनेगा। क्लियर है, मेरे हिसाब समझ में आ गया। नोवलक तो एक रेखीय बहुलक है। ओके, और मेलामाइन एक कंपाउंड है, जो मेलामाइन का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है वैसे, ये एन, फिर यहाँ पर एन, फिर यहाँ पर एन, और ये है, और जो यहाँ पर सी एच है ना हर जगह, उसके साथ में जोड़ दो एक और NH2 जोड़ दो भाई, यहाँ पर NH2 जोड़ दूँ, यहाँ पर NH2 जोड़ दूँ, तो ये है भैया मेलामाइन कंपाउंड की स्ट्रक्चर। नाइलॉन 66, ओके, ये भी एक बहुलक है। कोई किस टाइप का बहुलक है, संघनन बहुलक है, इसको कहते हैं संघनन बहुलक। तो ये जो संघनन बहुलक है ना, नाइलॉन 66 एक संघनन बहुलक है। चलिए आगे बात करें। अगला, ऐसा क्यों है कि आयोडीन आसानी से
है ना, इसका क्वेश्चन, इसका पहला वाला सही था, है ना, लगा देना। ऐसा क्यों है कि आयोडीन आसानी से I3 माइनस बना सकता है जबकि F3 माइनस नहीं बना सकता है, जबकि F3 माइनस नहीं बना सकता है? होता क्या है भैया कि आयोडीन का जो देखेंगे अपन, आप I2 देखोगे तो I2 जो है I3 माइनस बन रहा था, I2 प्लस I माइनस से मिलकर क्या बन रहा है, I3 माइनस बन रहा है। ऐसे ही F2 प्लस F माइनस से क्या आप F3 माइनस बना सकते हो क्या? ये पॉसिबल नहीं है, F3 माइनस नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि होता क्या है कि ये F के संयोजी कोश में डी ऑर्बिटल का अभाव होता है। F के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई, और ना तो इनके पास कोई खाली ऑर्बिटल भी नहीं है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है कोई दूसरा फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर पाए, वो कंडीशन नहीं होती। जबकि आयोडीन में ये वाली कंडीशन होती है कि आयोडीन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। ओके, तो जैसे I3 माइनस की स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो ये हो सकता है, ये I और ये I और एक I और ये 3 I ये हो गए। इसके 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्जेस लग जाएगा, माइनस चार्ज लग जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन और आ गया भैया, यहाँ पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन और। ओके, अब क्या हुआ कि इसका अष्टक पूरा हो गया, ये बॉन्डिंग बन जाएगी, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, ये हो गया भाई। अब इसके पास जो है इधर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन रहा है, ये इसके साथ इसके बन रहा है, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर है। अब अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5, 2 तो बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा हो रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये पॉसिबल नहीं है फ्लोरीन के साथ में, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसके पास है ही नहीं, तो कहाँ से क्या होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किस में बैठा हुआ है, इसका डी में बैठा हुआ है भैया, किस में बैठा हुआ है, डी में, है ना, sp3d, एक एस 3 पी और एक डी है इसमें। मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही आएगा इसका? इसका सही वाला ऑप्शन जो है पहला वाला ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन के संयोजी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है। क्लियर है बेटा जी? आगे बढ़े। पीएच वैल्यू ऑफ n/10 NaOH। अब यहाँ पर n/10 का भी क्वेश्चन आता है, n/100 का भी आता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया तो आप आसानी से कर सकते हो। होगा क्या कि पीएच वैल्यू जो लिखी रहती है, जैसे कि 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक है आपकी पीएच वैल्यू, 0 से लेकर 14 तक मालूम है आपको। अब यहाँ पर n/10 की बात हुई, n/10 बोले तो 0.1 नॉर्मेलिटी, ये है n/10 की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इनकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके लिए अपन लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/10 या 0.1 लिखेंगे यहाँ पर मात्रा, इसकी क्षार की मात्रा। ओके, जैसे जैसे इधर आएंगे 10⁻², 10⁻³ 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻⁵ 10⁻�6 10⁻⁷ 10⁻⁸ 10⁻⁻, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है 10⁻⁻1 0.1, यहाँ पर यहाँ के लिए 0.1 और यहाँ के लिए n/10 आएगा। अगर यहाँ पे लिखूँगे, यहाँ पर आ जाता n/100 आ जाता, n/100 आ जाता, तो यहाँ के लिए इसके लिए कितना आ जाता है, n/100 के लिए, n/100 के लिए ये लिख देते अपन 0.01 सांद्रता, तो pH कितना मिल जाता आपको, 12 pH मिल जाता। ओके, और अगर मैं n/1000 कर देता तो यहाँ पर आपको pH जो वैल्यू जो मिलती 0.001, और यहाँ पे कितना मिलता आपको, pH 11 मिल जाता। ठीक है, तो 0.01 क्या है,
जो क्षार की जो सांद्रता है NaOH की जो है कॉन्सेंट्रेशन है, वो जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे pH वैल्यू कम हो रहा है, मतलब क्षारीयता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इधर आएंगे वैसे वैसे क्या होती जा रही है, क्षारीयता कम होती जा रही है। क्षारीयता कम होगी तो वैसे वैसे pH क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा सांद्रता क्षार की कहाँ पर है, इस पोजिशन पर है। सबसे ज़्यादा अम्ल की कहाँ पर है, इस पोजीशन पर है। ये वाला पॉइंट क्या है, उदासीन पॉइंट है। इसके नीचे अपन कहते हैं अम्लीय है, उसके ऊपर कहते हैं अपन क्षारीय कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट। तो कौन सा वाला सही आएगा, 13 pH। कितना pH होगा, 13। N/10 NaOH का pH मान कितना होता है, 13। चलिए अगला क्वेश्चन है अपनों। हाँ भाई साहब, एक कार्बनिक यौगिक एक कार्बनिक यौगिक ए दे रखा है, C3H8O फार्मूला है, C3BC3H6O बन रहा है। बनाने के लिए 573 केल्विन पर कॉपर धातु के साथ अभिक्रिया करता है। जब बी को Na2CO3 और I2 के साथ गर्म किया जाता है तो पीला ठोस सी देता है। जब ए को सांद्र H2SO4 है ना, ए को सांद्र H2SO4 को 473 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो एक हाइड्रोकार्बन D C3H6O निर्मित होता है। भाई साहब क्या बात है। तो जब रिएक्शन ये जो करवाएंगे अपन भाई साहब, इस रिएक्शन में पहली रिएक्शन जो है विहाइड्रोजनीकरण है ना। पहली रिएक्शन में क्या हो रहा, विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है। तो विहाइड्रोजनीकरण होने पर इससे ये बनेगा, मतलब आपका जो है पहला जो ए जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर ए वाला प्रोडक्ट जो होगा, देखो ए वाला प्रोडक्ट ये होगा सबसे पहला। तो यहीं से आपका आंसर मिल रहा है। वैसे इसका द्वितीयक एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है, और इस सेकेंडरी एल्कोहल का क्या करवाएंगे अपन, विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे। क्या करवाएंगे, विहाइड्रोजनीकरण। तो विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो ये 2 हाइड्रोजन दोनों निकल जाएंगे। कॉपर ट्यूब ले रखी ना अपनों ने, तो विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है तो ये बन जाएगा कीटोन बन जाएगा, CH3COCH3 ये कंपाउंड बन जाएगा। तो क्या बन रहा है, कीटोन। बी वाला भी अपना सही आ रहा है, ठीक है। लास्ट में जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है डी वाला भी पकड़ में आ रहा है। जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, Na2CO3 और इसके साथ में आयोडीन के साथ में, तो अपना आयोडोफॉर्म बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ये तो सही है, ठीक है। अगला क्या बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। क्या बनेगा, एल्कीन। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, है ना। कहाँ दे रखा है, हाँ, जब ए को सांद्र H2SO4, ए की सांद्र H2SO4 के साथ 473 केल्विन करने पर डी बन रहा है। जब भैया ए ले लो वापस, यहाँ देख लेता हूँ चलो थोड़ा सा, CH3 ये CHOH CH3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दो भैया। H2SO4 इसमें से वाटर खींच लेगा, क्या देगा, एल्किन देगा। तो OH यहाँ से H यहाँ से निकाल दो, तो बन रहा है आपका प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यो कंपाउंड बनी रहे, तो यो वाला कंपाउंड बन रहे। कुल मिला के आपकी जो है वेरी गुड, ये वाला कंपाउंड बन रहा है। ए से वापस ये कंपाउंड भी बन रहा है, तो आपका जो बी वाला जो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, बिल्कुल एल्किन बन रहा है। चलिए देखते हैं, तो समझ में आया होगा ये वाला, क्लियर है भैया। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, बस ये पेपर देख के मतलब इजी कुछ नहीं आने वाला है। जितनी ज़्यादा मशक्क़त होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। जितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है लोड पड़ेगा, उतना बढ़िया पेपर जाएगा तुम्हारा। बस ये ध्यान रखना, अगर सरल के चक्कर में पढ़ोगे तो क्वालिफाई होने में दिक्कत आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाइब्रिड स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ClO3 इज। ClO3 में इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चाहिए अपने को, बता देंगे भैया हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ClO3, ये है क्लोरीन। ओके, कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लो, हो जाएगा काम अपना, ठीक है। ClO3 माइनस, तो ये तो है 1 2, ये वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 है ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन, और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये है, और ये एक और ऑक्सीजन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये है। क्लोरीन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है भैया। तो 1 2 ये हो गए, 3 4 ये हो गए, 5 6 हो गए, माइनस लग रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गए। तो हो क्या रहा है कि यहाँ वाला तो ये ऐसे इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ है डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा,
और ये एक लोन पेयर ये है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लो, पाई बॉन्ड को घटा दो, तो कितना है एक लोन पेयर, तो ये लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर तो ये सिग्मा वाला काउंट करना है ना, बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये सिग्मा वाला, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करो, हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, sp3 हाइब्रिडेशन होगा इस पर। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3। ClO3 में क्लोरीन की संकरित अवस्था कौन सी है, sp3 होगी। ठोक बजा के सही है, ये कुछ नहीं होना है बाकी, sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। चलिए, ऐसे किसी भी कंपाउंड की अगर आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा संकरण है, तो कुछ नहीं, उसकी स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर बनाना आती है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट कर लो, उसका हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ CO2 में कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, इस पर sp हाइब्रिडेशन। कैसे, CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, एक सिग्मा बॉन्ड इधर एक सिग्मा बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड को काउंट करना नहीं है, तो sp हाइब्रिडेशन हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, 3 सिग्मा बॉन्ड से गिरा हुआ है, sp2 हाइब्रिडेशन, दोनों पर sp2 होगा। CH3 और ये CH3, कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन है, क्योंकि कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड से गिरा हुआ है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ट्रिक के थ्रू कर सकते हो आप इसको। भाई साहब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, बताइए इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। उभयधर्मी ऑक्साइड होता क्या है, जो एसिडिक नेचर के होते हैं, अब इनमें कंपैरिजन कर लो, है ना। मोटे मोटे तौर पर जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। बाकी जिनकी +2 होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और जिनकी +4 हायर ऑक्सीडेशन होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि Ga2O3 में, Ga2O3 देखना भैया, ये लिखा मैंने Ga2O3, 2x + 3 × -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ रहा है, 3 दूनी 6, 6/2 कितनी आ रही है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इसकी, इसमें +2 आएगी, सामान्य तौर पर इसकी +4 आएगी, इसकी भी +4 आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती होगी, 11वीं का क्वेश्चन है, सिंपल है। चलिए, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, तो Ga2O3 जो है वो क्या है भैया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्लियर है, बहुत सिंपल पेपर आया था, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था कि बच्चे जो हैं ये कहें कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, क्या करें। तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा अपने दिल से मन से तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके सक्सेस होते हैं। चलिए इसका देखते हैं, Fe F6 3- का चुंबकीय आघूर्ण क्या है। चुंबकीय आघूर्ण तो दे रखा 5.9 बोर मैग्नेटॉन, कैसे हो जाएगा, ये लिखा है Fe F6 3-, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आती है, x + 6 - 1 बराबर -3, तो x बराबर 6 - 3 कितनी आएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इसकी। ओके, फ्लोरीन जो है वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो आयरन की जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ मैं, इसका क्या हो जाएगा, 3d5 और 4s0 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब 3d5 4s0 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो ये लिखा मैंने 3d5, ओके, ये 4s, ये 4p, और आगे भाई साहब ये है 4d। होगा क्या कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सारे प्रेजेंट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब प्रेजेंट रहेंगे, है ना, 5 हो गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कब प्रेजेंट रहेंगे, जब ये जो फ्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन आगे वाले डी में आ रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे आगे वाले में, तो ये फ्लोरीन जो है लोन पेयर लेके आ रहा भाई साहब, और फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन किस में दे रहा, इनमें दे रहा, इनमें दे रहा, हाइब्रिडेशन होगा भैया, sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा। इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ, ठीक है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे हैं, तभी तो है चुंबकीय आघूर्ण 5.9 बोर मैग्नेटॉन आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, इस जगह फ्लोरीन नहीं होता, साइनाइड होता, तो इन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता, पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग होने पर ये 2 ऑर्बिटल खाली करने पड़ते हैं, और फिर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है उस कंडीशन में, ठीक है। अब इसका जो है सही आंसर क्या है भैया, इसका सही आंसर है हाई स्पिन है, हाई स्पिन होना ही होना है, और बाह्य कक्षीय, मतलब बाह्य कक्ष है ना,
बाह्य कक्ष बाहरी डी ले रहा है, ये आंतरिक डी है, ये बाहरी डी है, तो बाहरी डी भाग ले रहे हैं तो बाह्य कक्षीय सम्मिश्र है। ओके, ये तो क्लियर है। और उच्च चक्रण है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, है ना। बाह्य कक्षीय सम्मिश्र और उच्च चक्रण है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से है। ठीक है, निम्न चक्रण है ही नहीं क्योंकि युग्मन हुआ ही नहीं, तो उच्च चक्रण हो गया। मेरी बात समझ में आई? चलिए, क्लियर है। जो मेरे से कॉन्सेप्ट निकले उस हिसाब से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर भैया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच कितना है? 3 है। विलियन में इलेक्ट्रोड को डुबोकर तैयार किया गया है, इस पीएच पर इलेक्ट्रोड का विभव क्या होगा? ये नर्नस्ट इक्वेशन से होगा, और इसमें तो डायरेक्ट मैंने तो एक वैल्यू रखता हूँ डायरेक्ट -0.059 इसको मल्टीपल करूँगा 3 से, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा, ये वाला आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.177 ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही है, -0.177 वोल्ट। चलिए, अगला है आपके सामने क्वेश्चन हाजिर। अब जब आपने ग्लूकोज की रिएक्शन पढ़ी हो तो ग्लूकोज की संरचना के पक्ष में प्रमाण दिया जाता है। उस संरचना के पक्ष में प्रमाण दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि ग्लूकोज की HI के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो एन हेक्सेन बनता है। ग्लूकोज की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो एन हेक्सेन बनता है। इससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज की जो संरचना है वो क्या होती है? खुली होती है, वो क्लोज्ड नहीं होती है ना। ओके, कैसी होती है? खुली होती है। कैसे? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये CHO पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां कार्बन CH2OH। RSRR कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्लूकोज का, CHOH OH H H OH H OH, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है, खुली श्रृंखला, और HI के साथ रिएक्शन करवाई जाती है इसमें। ठीक है, तो एन हेक्सेन बनता है ग्लूकोज से। क्या बनता है? एन हेक्सेन। अब इमेजिनेशन तो कुछ भी कर सकते हैं भैया कि यहाँ पर जो है ये OH हो गया और एक H यहाँ लगा ही हुआ है। ठीक है, एक H यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दिया और ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, यहाँ के OH में से एक H दे दिया मैंने यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन तो था ही, तो ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और ये वाला H यहाँ लिखा हुआ है, तो अल्फा ग्लूकोज बन गया। OH को इधर लिखूंगा तो बीटा ग्लूकोज बन जाएगा। क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है ग्लूकोज की। जब HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज की तो एन हेक्सेन बनता है। उससे प्रूव होता है कि ग्लूकोज की जो संरचना होगी वो क्या है? खुली श्रृंखला होगी। चलिए, तो इसका जो है पहला वाला ऑप्शन जो है सही है। हर चीज़ कहीं ना कहीं से रिलेट होके आती है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं है। मौलिक परीक्षण HCN के साथ अभिक्रिया हेमी एसिटल का निर्माण, कोई मतलब नहीं, ये हेमी एसिटल ही बन रहा है, इसको हेमी एसिटल ही कहते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर है। चलिए, अगला है भैया, स्थिर मध्यवर्ती निर्मित होते हैं जब अम्ल जल अपघटित होने पर नाइट्रिल होते हैं। स्थिर मध्यवर्ती निर्मित होते हैं, अम्ल जल अपघटित होते हैं। देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा, बताइएगा। नाइट्राइल किसको कहते हैं? जो साइनाइड कंपाउंड होते हैं ना, जैसे मेथिल साइनाइड CH3CN। भाई साहब, इसका जो है हाइड्रोलिसिस करवा दूं, तो इसका हाइड्रोलिसिस मैं करवाऊंगा H2O के साथ में। जब रिएक्शन करवाऊंगा तो ये बन जाएगा CH3CONH2 बन जाएगा, CH3CONH2 बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन CH3CONH2 बन गया। इसका और हाइड्रोलिसिस करवा दो, क्या बन जाएगा? CH3COOONH4 अमोनियम एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है, मध्यवर्ती निर्मित होता है, उसको क्या कहते हैं? ये जो इसका नाम है एसिडेमाइड, एसिडेमाइड, इसको क्या कहेंगे? एसिडेमाइड। एसिटामाइड भी कह सकते हैं, एसिडेमाइड भी कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। एसिडेमाइड, CH3CONH2 एसिडेमाइड, अम्लएमाइड। चलिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही आएगा? चौथा वाला ऑप्शन सही आएगा।
मोनोसेक्राइड के एनोमर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला है एनोमर परिवर्तित ध्रुवण गुणक नहीं दर्शाते हैं। एनोमर परिवर्तित ध्रुवण गुणक नहीं दर्शाते, भैया दर्शाते हैं, क्योंकि कीरियल कार्बन होते हैं तो परिवर्तित ध्रुवण गुणक होते ही होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और समदर्शी प्रकाश को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। तो ये वाला कि एनोमर परिवर्तित ध्रुवण गुणक नहीं दर्शाते, नहीं भैया दर्शाते हैं, तो ये हाँ है, उग जाएगा। एनोमर में कार्बोनिल कार्बन, एनोमर में कार्बोनिल कार्बन एसिटिल होता है क्या? ठीक है, हेमी एसिटल होता है, एसिटल नहीं होता है, क्या होता है, हेमी एसिटल होता है। तो ये वाला कथन भी क्या है, गलत है। ये वाले भी गलत है, ये वाला भी गलत है। एनोमर डाई स्टीरियोमर भी होते हैं। तीसरा है आपके सामने, एनोमर डाई स्टीरियोमर भी होते हैं। क्या है इसका, एनोमर, एनोमर डाई स्टीरियोमर भी होते हैं, तो ये सत्य है बिल्कुल। ठीक है, डाई स्टीरियोमर उसे कहते हैं जो नॉन मिरर इमेज वाले समावयवी, है ना, नॉन मिरर इमेज, मतलब एक के ऊपर एक रख दो, उसकी मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। जो आइसोमर्स रहते हैं वो एक दूसरे की मिरर नहीं बनाते, उन्हें क्या कहते हैं, डाइस्टीरियोमर कहते हैं। तो एनोमर डाइस्टीरियोमर भी होते हैं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं, तो ये सत्य कथन है, कथन सत्य है, यो वारो सही है बिल्कुल, है ना। यहाँ पर ये वाला भी अच्छी तरह से पढ़ना है, सत्य असत्य जो भी है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कभी कभी तो होता है कि अपन डायरेक्ट पहला पढ़ा और आगे पढ़े ही नहीं। फ्रक्टोज में C1 एनोमेरिक रूप दर्शाता है, ना ना ना, फ्रक्टोज में C1 एनोमेरिक रूप नहीं दर्शाता है। ओके, पहला वाला कार्बन तो CH2OH होता है, वहाँ पर कुछ नहीं होना जाना, है ना, सिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है पहला वाला उसमें, तो एनोमर रूप दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, तो तीसरा वाला सही है। अगला क्वेश्चन है आपको, कौन अध्रुवी है लेकिन इसमें ध्रुवी बंधन समाहित नहीं है? समाहित होता है, कौन अध्रुवी है? विच इज नॉन पोलर बट कंटेंट्स पोलर बॉन्ड्स, बताइए इसका। तो इसकी स्ट्रक्चर देख के अपन पता लगा सकते हैं। ये जो है H2O की स्ट्रक्चर कैसे होती है भैया, इस तरीके से होती है, ये HOH, इसका द्विध्रुव आघूर्ण कुछ न कुछ होगा ही होगा, स्ट्रक्चर ऐसी है। तो HCl का भी द्विध्रुव आघूर्ण कुछ न कुछ होगा ही होगा। CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा इसका, है ना, क्या होगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। SO3 का भी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ओके, तो ये तीनों का तो क्या लिखा है कि कौन अध्रुवी है लेकिन ध्रुवी बंधन समाहित होता है, अध्रुवी है लेकिन ध्रुवी बंधन समाहित होता है। तो अध्रुवी जो है ये है बिल्कुल अध्रुवी, लेकिन ध्रुवी बंधन समाहित होता है, ये बॉन्ड जो है ध्रुवी है, बंध तो ध्रुवी है क्योंकि ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो रहा है, इनका शून्य हो रहा है, अध्रुवी है ये भैया, अध्रुवी है। बाकी तो सभी ध्रुवी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया। CO2 आंसर कौन सा आएगा इसका, CO2 आएगा। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन है आपका अगला, स्थिरोष्म अवस्था के अंतर्गत एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार की स्थिति है। तो आदर्श गैस के मुक्त विस्तार की स्थिति जो है, पहला वाला ही ऑप्शन सही है इसका। इसके लिए Q0 आएगा, W0 आएगा और डेल्टी 0 आएगा, सभी 0 आते हैं इसके लिए, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन सही है इसका, Q0 W0 डेल्टी 0। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक धात्विक वस्तु का घनत्व 5.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसे किलोग्राम मीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा जी। यहाँ पे ग्राम दे रखा है और यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पे मीटर क्यूब दे रखा है, बहुत बढ़िया। अच्छा 5.6 ग्राम की जब बात करते हैं, 5.6 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ किलोग्राम में कन्वर्ट करना आपको बस, और कुछ नहीं करना है भाई साहब। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5.6 को मल्टीपल कर दें 1000 से, 5.6 से इंटू 1000 मल्टीपल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 5600। चौथा वाला ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, Ca2+ की जल योजन ऊर्जा इससे अधिक है, किससे अधिक है, जल योजन की बात चल रही है ना।
तो जिस आयन का आकार बड़ा होता है उसका जल योजन कम होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, जिस आयन का आकार बड़ा होता है उसका जल योजन क्या होता है, कम होता है। अब देखते हैं किसका बड़ा आकार है। तो पेरियोडिक टेबल में अपने इनको बिठाते हैं। यह है लिथियम, फिर आता है सोडियम, ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, और यहाँ आएगा कैल्शियम, और बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। अब कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा देखते हैं। एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम, और Be2+ यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा, Na यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा, और Mg2+ यहाँ पर बैठा हुआ रहेगा। क्वेश्चन क्या है, Ca2+, सॉरी Ca दे रखा है क्या, ये Ca दे रखा है। Al, Be, Na और Mg, ये 4 दे रखे हैं, और इसका बोल रखा है कि Ca2+ की जल योजन ऊर्जा इससे अधिक होगी। किससे अधिक होगी, ठीक है, जल योजन ऊर्जा इससे अधिक होगी। तो क्या क्या लिखा मैंने, जिसका आकार बड़ा होता है उसका जल योजन कम होता है। तो इसमें से आकार सबसे बड़ा किसका है, इधर से इधर चल रहा है आकार बढ़ रहा है, इधर से इधर चल रहा है आकार घट रहा है, इधर से इधर चल रहा है आकार बढ़ रहा है, इधर से इधर चल रहा है आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सिर्फ बचा कौन, सोडियम ही तो बचा इसमें। तो सोडियम का आकार जो है बड़ा होगा, तो यहाँ Ca2+ की जल योजन ऊर्जा इससे अधिक होगी। किससे, सोडियम से। तो आंसर कौन सा आएगा, Na, इससे अधिक होगी। किससे, कैल्शियम की, किससे, बस। बाकी तो सभी की क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका जल योजन ज़्यादा होता है। जितना छोटा मालिक्यूल रहता है उनका जल योजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। H2O मालिक्यूल इनके साथ आसानी से अटैच हो जाता है, इसके कारण इनकी चालकता भी कम हो जाती है। चालकता और जल एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ठीक है। इनका जल योजन हो जाने पर चालकता कम होती है, बड़े आयन का जल योजन नहीं होता है, तो चालकता क्या होती है, उनकी अधिक होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर Na+ लग जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। एक पात्र में गैस को इस प्रकार से गर्म किया गया है कि उसका दाब और आयतन दोनों 2 गुना हो जाए। भैया बहुत बढ़िया बात है, दोनों को 2 गुना कर दो, डबल कर दो। तो गैस इक्वेशन जो है PV बराबर क्या हो गई, nRT। ओके, तो यहाँ पर 2P हो गया, और आयतन भी क्या हो गया, 2V हो गया, और ये nRT क्या हो जाएगा, 4, 4 गुना, टेम्परेचर 4 गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ का जो इसका जो आंसर था ये कौन सा होगा, 4 टाइम्स। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। एक पात्र में गैस को इस प्रकार से गर्म किया गया है कि उसका दाब और आयतन दोनों 2 गुना हो गए। केल्विन पैमाने में गैस का तापमान प्रारंभिक तापमान का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर इनको डबल डबल करेंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला है आपके सामने, H प्रकार की प्रजातियों की कक्षकों की ऊर्जाएं। H प्रकार की प्रजाति मतलब हाइड्रोजन की बात कर रखी क्या, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए तो भाई साहब प्रोटॉन होता है इसके पास एक, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक ही ऑर्बिटल होता है उस कक्षक की। अलग अलग कक्षक तो होते नहीं है हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो H प्रकार की प्रजातियों के कक्षकों की ऊर्जाएं केवल किस पर निर्भर करती हैं, N पर, मतलब कक्षा पर ही निर्भर करती है, तो N। और दूसरे जो जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि उसमें कक्षा के अंदर भी कक्षक होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन S में भी हो सकते हैं, P में भी हो सकते हैं, S में, P में, अलग अलग। तो यहाँ पर जैसे कि S की एनर्जी अलग हो जाएगी और P की एनर्जी थोड़ी अलग हो जाएगी, P ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी थोड़ी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या लिखते हैं अपन 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पर SPDF, ठीक है। तो L मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो एनर्जी इनके ऊपर भी डिपेंड करेगी, मतलब L के ऊपर भी डिपेंड करेगी, और कक्षा के ऊपर तो डिपेंड करनी है। तो N और L। तो H प्रकार की प्रजातियों की कक्षकों की ऊर्जाएं केवल N पर निर्भर करती हैं, जबकि बहु इलेक्ट्रॉन तंत्र की कक्षकों की ऊर्जाएं N पर भी डिपेंड करेगी, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो कौन सा वाला सही आ रहा है, NNL, NNL तीसरा वाला सही आ रहा। चलो NNL तीसरा वाला सही आएगा इसका। ओके, आगे बढ़े भैया।
आपके पास अगर टाइम नहीं हो तो वीडियो फास्ट स्पीड में करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड अस्थिर ऑक्सीकरण अवस्था तक दिखाते हैं, कहाँ से कहाँ तक दिखाते हैं? क्या -1 से +2, क्या -2 से +4, +1 से +5 और -3 से +5? तो ये वाला आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा जहाँ से नाइट्रोजन की अगर ऑक्साइड आपने देखे हो, तो जैसे ये N2O होता है, NO होता है, ठीक है, और N2O4 या NO2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और N2O3 होता है, N2O5 होता है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये सभी जो है ऑक्साइड है नाइट्रोजन की। ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कितनी होती है, इसमें निकालेंगे, कितनी आएगी इसकी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी नाइट्रोजन की। 2x + 1 × -2 बराबर 0, तो x बराबर 2/2 +1 आएगी। इसकी कितनी आएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, इसकी कितनी आएगी, N2O3 कितनी आएगी इसकी भैया, +3, ओके, आएगी सही, ये लिखा मैंने N2O3। 2x + 3 - 2 बराबर 0, x बराबर 6/2, बताने की जरूरत नहीं, वैसे इसकी +5 आएगी, इसकी 4 दूनी 8, 8/2 +4, तो +1 से लेके +5 तक, तो यहाँ पर इस ये वाला ऑप्शन सही आएगा। नाइट्रोजन की ऑक्साइड अस्थिर ऑक्सीकरण अवस्था बताते हैं कहाँ से कहाँ तक, +1 से +5 तक। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आई होगी आपको। कॉन्सेप्ट रटना नहीं है आपको। मिथाइल विनाइल ईथर कमरे के तापमान पर नमी की उपस्थिति में HBr के साथ क्रिया करवाएं। तो HBr में, ये HBr है भैया, इसमें पॉजिटिव सिरा या नेगेटिव सिरा, और मार्कोनिकॉफ का नियम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपन। किसका? मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मिथाइल विनाइल ईथर CH3O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिथाइल विनाइल ईथर है भाई साहब। इसकी रिएक्शन करवा दो आप HBr के साथ में। किसके साथ में? HBr के साथ में। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन यहाँ जोड़ूंगा और Br ऋणात्मक सिरा कहाँ पे, उस कार्बन द्विबंध के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर न्यूनतम हाइड्रोजन जुड़े हुए हो। तो आपका आंसर मिल गया यहाँ पर। इसको लिख दूँ मैं CH3O और CH, और यहाँ पे क्या लिख दूँ, Br, और यहाँ पे लिख दूँ मैं CH2 की जगह CH3 हो जाएगा। कौन सा वाला सही आ रहा है इसमें, दिख रहा है इसमें कुछ? ये वाला D वाला ऑप्शन सही है। देखो, ये CH3, ये CH, ये CHBr लिख दिया मैंने, और ये OCH3। इस कंपाउंड को ऐसे उल्टा दो, यही है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। ध्यान रखना, गलत चुनना है, तो पढ़ते जाइए। गलत कथन चुनना है। सुक्रोज में 2 मोनोसेकेराइड को पेप्टाइड बंधन द्वारा एक साथ बांधे रखता है। भैया पेप्टाइड तो CONH बॉन्ड को कहते हैं, और CONH बॉन्ड इसमें कहाँ से होता है? CONH बॉन्ड नहीं होता है इसमें। कौन सा होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, है ना। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में जो बॉन्ड होता है, 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ कौन सी होती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है, और उनके बीच का जो बॉन्ड रहता है उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड तो एमिनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पर कहते हैं अपन जो है कि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहता है। तो ये वाला जो है बांधे रखता है, तो ये वाला ही गलत है, पहला वाला ही गलत है। आंसर आ गया आपका। बाकी देख लो आप, बाकी दूसरा वाला क्या है? कार्बोहाइड्रेट दृष्टिगत रूप से सक्रिय होते हैं, हाँ सब होते हैं। लैक्टोज और ग्लूकोज में C4 और गैलेक्टोज का C1, तो दोनों के एक, इसका C4 कार्बन इसके C1 कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? देखो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहता है ना, लिंकेज ये होता है इनके बीच। मोनोसेकेराइड इकाइयों के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज शर्करा अपचायक है, बिल्कुल। माल्टो शर्करा अपचायक शर्करा है, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, सभी अपचायक शर्करा है। सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, याद रखना। अनअपचायक शर्करा कौन है? सुक्रोज।
सुक्रोज बोले तो C12H22O11 सुक्रोज। शर्करा तो ग्लूकोज भी शर्करा अलग है, सुक्रोज अलग है। सुक्रोज मतलब C12H22O11। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना। भाई साहब गलत कथन को चुनिए इसमें से। स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग तपेदिक के इलाज में किया जाता है। हाँ साहब किया जाता है। ठीक है। दूसरा है माइफप्रिस्टोन एक कृत्रिम रासायनिक अवयव है जिसका उपयोग गोली के बाद सुबह के रूप में लिया जाता है। ठीक है, रासायनिक अवयव है। तीसरा है आपका आइबुप्रोफेन मादक दर्दनाशक दवा का एक उदाहरण है। मादक किसको कहते हैं कि भैया यहाँ पे इतने मादक पदार्थ पकड़ा है, मतलब अफीम से रिलेटेड है। तो ये जो है केमिकली बनती हैं, ये अफीम से रिलेटेड दवाई नहीं है। नारकोटिक वाली, नारकोटिक की बात आ जाती है। नारकोटिक मतलब जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अलग ही होता है, मादक पदार्थों वाला, ठीक है, जिसकी मार्फिन वगैरह बनती है। तो यहाँ पर मादक पदार्थ नहीं है, ये केमिकली दूसरा पदार्थ है आइबुप्रोफेन, दर्दनाशक दवा का एक उदाहरण। मादक नहीं है भैया ये। तो यह क्या है, दांत दर्द, माइग्रेन और पीरियड में काम आती हैं, लेकिन ये नारकोटिक ड्रग्स नहीं है। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो ये वाला ऑप्शन लगेगा इसमें कि निम्नलिखित में से गलत है, तो ये गलत है, मादक पदार्थ नहीं है ये। इक्वालिन एक प्रशांतक है, बढ़िया है, प्रशांतक है बिल्कुल। ठीक है, जो कि दिमाग के इलाज के लिए दिया जाता है। दिमाग नर्वस सिस्टम वाले जो मरीज होते हैं, जिनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है या दिमागी हालत ठीक नहीं, उनके लिए एक प्रशांतक है जिसका उपयोग अवसाद एवं उच्च रक्तचाप से राहत पाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अब ये जैव अपघटनी और गैर जैव अपघटनी डिटर्जेंट, इनके तो आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, कौन गैर जैव अपघटनी और कौन जैव अपघटनी है। ठीक है, तो इसका जो सही वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन सही है ना। निम्न में से कौन सा गैर जैव अपघटनी डिटर्जेंट है? तो सोडियम 41357 टेट्रा मिथाइलोक्टाइल बेंजीन सल्फोनेट, ये जो है क्या है, गैर जैव अपघटनी डिटर्जेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है ये वाला। ओके, टाइम काफ़ी हो चुका है वैसे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एन एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक नहीं है, मतलब किसको, दर्दनाशक दवा नहीं है निम्न में से। तो ये सभी जो हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक दवा नहीं है? तो ये सभी दर्दनाशक है, ये हैं भैया, ये हैं। जब आप दर्दनाशक की एग्जांपल देखोगे तो उसमें सब मिल जाएगा, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अफ्लॉक्सेसिन जो है वो है क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये वाली जो है दर्दनाशक दवा नहीं है। ठीक है, इसका दर्द से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए, 25 क्वेश्चन करवाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आप फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड गाइडेंस लेना चाहते हो और अगर बैच पूरी बन गई, कैंडिडेट सफिशिएंट हो गए, तो मैं बैचेज स्टार्ट करूँगा। तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं अपने मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे मोबाइल नंबर से मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओनली व्हाट्सअप पे मैं जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि घंटी करते हो शायद मैं टाइम नहीं हो मेरे पास, या मैं क्लास में वो पढ़ा रहा हूँ, तो दिक्कत रहती है। तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपना नाम लिख के, मैं उस पर आपको वापस से मेरा जवाब सेंड कर दूँगा। तो साथियों, तैयारी अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के कीजिएगा, खुद से ही बातें कीजिएगा, एक कमरे में बंद हो जाइएगा। 2 महीने में इतनी तैयारी कीजिए कि केमिस्ट्री इतनी पढ़ लीजिए कि सिलेक्शन हो ना हो, सिलेक्शन हो जाएगा अगर पढ़ लोगे, अगर दिल से तैयारी करोगे, मेहनत करोगे अच्छे से तो। और इतना पढ़ लो कि कम से कम केमिस्ट्री कहीं भी पढ़ाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं आए, बस। ओके, इतना पढ़ लेना। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।